दीपक जी, मैं आशीष जी के पास चलूं उससे पहले एक बात रुकूं। मैं एक बात नहीं समझ पाता, सारे विद्वान लोग हो, फिर ये बात नहीं समझ पाता कि मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई बाजार में एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। अब दीपक सोनकर जी कहेंगे प्रस्ताव अच्छा है, इसके लिए कमेटी बना रहे, विचार करेंगे। क्या? अरे हो, जहां आदमी वहां शौचालय नहीं होगा, क्या विचार करेंगे इसमें? तो तत्काल करो यार, 1 मिनट में होना चाहिए। बोले नहीं, चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बैठा दी है। अब वो पता लगा जितने के शौचालय ने उतने का कमेटी नाश्ता कर गई। क्या? उतने का कमेटी नाश्ता कर गई, काजू वगैरह, अंजीर का जूस और टीएडी अलग। अगर हमने आपसे कहा कि अर्धसैनिक बलों के लिए एक कोष इकट्ठा करने के लिए अर्धसैनिक झंडा दिवस सेना का है जैसे वैसा बना दो, इसमें क्या कमेटी बनेगी और क्यों बनेगी? ये कमेटी का विषय है। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता है, गृह मंत्रालय एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। मित्र, इसमें काय की कमेटी? आप लोगों की भी आदत खराब हो गई, हर चीज में बोला कमेटी, कमेटी पता नहीं लगता। ये कोई नीतिगत मसला है नहीं ना, ये सम्मान का विषय है। होम मिनिस्ट्री एक प्रपोजल भेज दे 2 पैरे का कि हम चाहते हैं कि देश भर में 100 अर्धसैनिक स्कूल खुले। फाइनेंस मिनिस्टर से को टेलीफोन कर दीजिए, सैंक्शन हो जाएगा, लग जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। उसमें कमेटी क्या करेगी? हमने शादी नहीं की, बारातें तो बहुत की। हमने सरकार में हम अधिकारी नहीं रहे, ना मंत्री रहे, लेकिन हम अधिकारियों को भी जानते हैं और मंत्रियों को भी जानते हैं। 35 साल से काम ही ये कर रहे हैं, इसलिए हमको पता है जो करना चाहो तो 1 मिनट में होता है। आशीष जी, आपकी बिरादरी यानी राजनेताओं से मुझे एक बड़ा कष्ट हमेशा रहता है। कोई बात, तार्किक बात कहे, बोले ठीक है, देखते हैं, इसमें प्रपोजल मंगवाते हैं, पर कमेटी बनाएंगे। क्या? और आपको जाना हो बीहड़ जंगल में, क्या, जहां 200 साल से लाइट नहीं गई, लाइट नहीं पहुंची हो, क्या 3 दिन में जगमग 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 हो जाएगा कनॉट प्लेस जैसा जंगल। क्या? रोड फोर्ट सब बन जाएगी, खंबे लग जाएंगे, सब व्यवस्थित हो जाएगा और अंग्रेजी टॉयलेट बन जाएगा। क्या? नहीं, जब आपका जहाज उतरेगा तब तक वहां बिल्कुल वैकुंठ हो जाएगा। नहीं, तब आप लोग कोई कमेटी नहीं बनाते, कोई बैठक नहीं बुलाते, कोई रायशुमारी नहीं करते, लाल कारपेट बिछता जाके आप जब गाड़ी से उतरो तो कहीं जूता न गंदा हो जाए। नहीं, बाद में खर्चा भी नहीं पता लगता हो तो आरटीआई लगने से पता लग गया कि बोले जी 3.5 करोड़ रुपया खर्च हो गया आशीष जी के 5 मिनट के दौरे पे। क्या? और 6-6 फुट के पेड़, छोटे नहीं, 6-6 फुट के उखाड़ के लाके इधर ठूस लगा दिए, बाद में वो गिर पड़े। बोले नहीं, पर्यावरण भी देखो कितना अच्छा कर दिया एकदम। आशीष जी, वहां आप लोग कमेटी नहीं बनाते? निश्चित रूप से मैंने ये जो लखनऊ में जो समिट हुए थे, इनके इन्वेस्टर समिट, तभी ये देखा था कि पेड़ जो आपने जिक्र किए, क्योंकि मैं अंचल गौल सिटी में रहता हूँ यहाँ, और यहीं सेंट्रम एक होटल है जहाँ पे इसकी मीट हुई थी, तो वहां पे भी सड़कों पे गमले लगाए गए और तमाम लाइटें लगी उतनी दिनों के लिए, और वो उसके बाद वो गमले कहाँ सूख के बेकार हो गए सारे के सारे, और बाकी कुछ लोग ही उठा के ले गए, मुझे लग रहा है धीरे धीरे पड़े हुए थे। तो इस तरह बर्बादी बहुत होती है, ये बिल्कुल सही बात है। और जो गंभीर विषय है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही बस चर्चा का विषय बनते हैं कुछ दिनों के लिए, और फिर वो सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। अभी आज जिस पे हम चर्चा कर रहे थे उसमें एक अहम मुद्दा मुझे और याद आया कि ये जो यूपीएस है, इसमें प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन भी नहीं है। मतलब आप जो एक उसमें तो ये था कि आप प्रोविडेंट फंड अलग से दे रहे हैं और पेंशन अलग से दे रहे हैं, लेकिन जो यूपीएस है उसमें अलग से इस तरीके के फंड का कोई कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। और तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो है नुकसान करने वाला है, जो ये जिस स्कीम को लाए हैं और
जिनको जो बोल रहे हैं उसके बारे में वो बखान तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक फायदा गिना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई फायदा कहीं से भी किसी एंगल से कहीं कोई दिख ही नहीं रहा है। हमने भी उसको 1 घंटा डिबेट से पहले पूरा जी अच्छे से पढ़ा है बोलने से पहले, तो उसमें मैं भी ढूंढ रहा था कि एक चीज नहीं मिली कहीं की कोई जो दिखा दे कि ये कोई फायदे की चीज होगी। जी तो लोग, मुझे लगता है सरकार ने जैसे बहुत से कानून बनाए और फिर लोगों के विद्रोह के बाद अभी हमारे मित्र कह रहे थे किसान कानून वापस लिया, मोदी जी बहुत पब्लिक के कहने पे चलते हैं, तो मित्र आपने ऐसे नहीं लिया था, महीनों लोग वहां डटे हुए थे, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था, तब जाके आपने लिया था। तो जी। ऐसी बातें मत करिए, जनता सब देख रही थी। मैं तो एक ही कसौटी जानता हूँ, वो कसौटी ऐसी जो पढ़े लिखे से लेके और सामान्य व्यक्ति तक सब इस्तेमाल कर लेते हैं। विजय बंधु जी, अगर एनपीएस सुंदर होती, अच्छी होती, अगर वो यूपीएस अच्छी होती, अगर जो विजय जी, ये सवाल बाद में आपसे भी लूंगा, अभी विजय जी से पूछ रहा हूँ, फिर दीपक जी आपसे, कि अगर ये यूपीएस अच्छी होती तो 20 साल से नवदुर्गा व्रत निर्जला रह रहा सरकारी कर्मचारी, समझ लो, संघर्ष कर रहा, क्या वो तो शनिवार शाम से लेकर जय जयकार का नगाड़ा बजा देता है, पूरे देश भर में विजय यात्राएं निकाल देता? नहीं। मेरे लिए कसौटी यही है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? विजय जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। बिल्कुल सही कहा कि अगर जिसके लिए योजना लाई गई है, अगर उसके हित में होता तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को तमाम बधाइयां सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने लगती और तमाम सारे कार्यक्रम होते, तमाम लोग पत्र लिखते। लेकिन आपको जानकर के बिल्कुल ये आश्चर्य की बात है कि एक भी व्यक्ति यूपीएस के लिए सरकार को, प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दिया। इसका मतलब कहीं न कहीं तो झोल है। और उसके पीछे अगर उसमें गहराई में जाते हैं सर हम, तो एनपीएस का पैसा 10% कटता था, 14% सरकार देती थी, बाद में वो पैसा वापस करती थी। हम यहाँ पर ओपीएस की बात अभी नहीं कर रहे। सरकार ने बड़ी चालाकी से ओपीएस को किनारे कर दिया। उसकी चर्चा क्या करा रही है? एनपीएस वर्सेस यूपीएस, उसकी चर्चा हो रही है, जबकि होना क्या चाहिए था? ओपीएस की चर्चा। अभी इसी में जिसकी तारीफ हो रही है, अगर उसमें बात करें तो 10% हमारा कटता रहेगा, वो कंटिन्यू कटेगा, एनएचडीएल काम करेगा, पीएफआरडीए बिल काम करेगा, और 10% कटौती हमारी होती रहेगी। तो फिर नाम बदलने से क्या हो जाएगा? दूसरा, इसमें तो एक और नुकसान जो अभी लोग चर्चा में है, और तो सही बात भी है, कि हमारा जो 10% कटेगा वो वापस नहीं आएगा। क्यों, क्या करेगा कि अरे ये तो इंश्योर्ड कर दिया गया। किस बात का इंश्योर्ड किया गया? कि 10% हमारा जो कटेगा उसमें 1 पैसा हमको नहीं आएगा, इसका इंश्योर्ड हो गया। जो 20 साल में फुल पेंशन मिल जाती थी, वो 25 साल का इंश्योर्ड कर दिया गया कि 25 साल मिलेगी। यही इंश्योर्ड है क्या? जो हमारे वेतन का, लास्ट वेतन का ओपीएस में बेसिक सैलरी का 50% मिलता था, इन्होंने कर दिया कि साल भर का अनुपात निकाल कर फिर भी बेसिक सैलरी तय की जाएगी, फिर इंश्योर्ड कर दिया। तो इंश्योर्ड किस बात का किया? और अभी रणवीर सर यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग की लगातार बात होती रहती, लगातार फोन भी आते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ इस व्यवस्था में लगभग अर्धसैनिक बलों की जो सर्विस पीरियड लगभग 20 साल की होती है। इसका मतलब अर्धसैनिक बल कभी भी फुल पेंशन पाएगा ही नहीं, मतलब वो अपने आप बाहर हो गया इस व्यवस्था से। मतलब कितना दुखद चीज है। तो अगर इसके तह में जाएंगे तो लोग कह रहे हैं कि एनपीएस यूपीएस एनपीएस से भी बुरी है। ठीक बात रणवीर जी, ठीक है विजय जी। रणवीर जी, 25 साल आपने नौकरी की तो आपको 50% बेसिक का मिलेगा पेंशन में, ये यूपीएस का मेजर वो है, बाकी तो तमाम प्रावधान है। जो बात अभी विजय बंधु कह रहे थे वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि आर्म्ड फोर्सेस में सामान्यतः सेवा अवधि कम होती है और 25 साल तक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे ख्याल से। ऑन एन एवरेज पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक जवान की सर्विस टेन्योर कितना होता है कर्मचारी का? देखिए, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का जहां तक सवाल है सेवा का, तो वो पहले 57 साल पूरी सेवा करके रिटायर होते थे, बाद में सरकार ने 3 साल और बढ़ा दिए, 60 साल कर दिए गए। लेकिन अगर कोई जवान, जैसे सेना में 17 साल में रिटायरमेंट आ जाता जवान, तो हमारे यहाँ एक प्रोविजन था केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कि 20 साल के बाद आप वॉलंटियर रिटायरमेंट ले सकते हैं और आपको पेंशन भी 50% मिलेगी। तो अब तो ये
बड़ा कर दिया। अब जवान की इच्छा शक्ति और लंबा चलेगा, वो फिर और उसके दिमाग चिड़चिड़ा होगा, परिवार को समय नहीं दे पाएगा, फिर आपसी शूट आउट के मामले भी होते रहते हैं, आप बराबर सुनते हैं, आत्महत्याएं भी होती रहती हैं। तो ये 25 ठीक नहीं, आपने 10 साल सेवा के बाद 10,000 दिया, बेहतर होता कि आप 25,000 10 साल सेवा के बाद 25,000 देते। अब जो इन्होंने एक और वो शुरू कर दिया कि पहले तो जो कोई भी सरकारी कर्मचारी आता था, आपको ही मालूम है कि लास्ट जो वेतन लेता था उसका 50% उसको मिल जाता था। अब इन्होंने एक नया, जैसा बंधु जी बोले कि भाई पिछले पूरे साल का औसत निकालो। अब डीए पिछले साल तो कम था, जो जनवरी में डीए उसको 5% 7% कम था, वो तो अब तो ज्यादा होगा ना, तो वो इन्होंने वो और कम कर दिया। तो लास्ट पे ही इसको रखना चाहिए था ना साहब, कि अंतिम। अब अर्धसैनिक बलों में आप वो सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अब जवानों की आवाज तो हम लोग उठाएं रिटायरमेंट के बाद, और क्या कर सकते हैं। तो ये सरकार बिल्कुल नहीं, जवानों की आवाज में के साथ हमारी आवाज भी है, जवानों की आवाज के लिए हमारा कंठ है। रणवीर जी, आशीष जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं दीपक जी के पास जाऊं। मैं बस वही कह रहा था कि अब जो नया जो यूपीएस में जो पेंशन में जो डीए है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि पहले सैलरी प्लस डीए जो आपका 50% होता है डीए, वो पूरा जुड़ता था। अब डीए पूरा नहीं जुड़ रहा है। जो मैंने उदाहरण दिया था कि 75,000, 1 लाख सैलरी में 75,000 और 1 लाख सैलरी में 53,000, 53,000। अब आप यूपीएस में आपकी वही पेंशन जो है 53,000 हो जाएगी। कैलकुलेशन ऐसा है, ये फर्क है बहुत बड़ा उसमें। जी, और दीपक उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है उसमें जो लोग ऑफिसर्स आते हैं वो मतलब उनकी एज ज्यादा होती है, वो 25 साल तो शायद कर भी नहीं पाएंगे, उनकी उतनी सर्विस बचेगी ही नहीं। ये सब चीजें आएंगी आगे। दीपक जी, मेरी जानकारी कह रही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों सरकारें एक पखवाड़े में 15 दिन के भीतर इसको नोटिफाइड कर देंगे, अपने अपने कैबिनेट में अप्रूव करा के कि यूपीएस चालू हो गई। जैसे महाराष्ट्र ने तो कल रात में कर दी। जहां भी एनडीए का शासन है वो नोटिफाई हो जाएगी, 15 दिन के भीतर भाजपा शासित राज्यों में ये यूपीएस लागू हो जाएगी। मैं पार्टी के तौर पर आपसे समझना चाह रहा हूं, अभी विशेषज्ञ के तौर पर छोड़िए, प्रशासन के तौर पर भी छोड़िए, आपको लगता है कि ये योजना आपके लिए पॉपुलर सपोर्ट जुटा सकती है? क्योंकि अगर ये योजना में ये करंट होता पॉपुलर सपोर्ट जुटाने का, तो विजय बंधु भांगड़ा कर रहे होते क्या, और जलेबी बांट रहे होते आपके नाम पर? नहीं, 20 लाख परिवार पैरामिलिट्री फोर्सेस के आपका जिंदाबाद कर रहे होते। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक जय जय हो रही होती। नहीं, वो इको नहीं सुनाई दे रहा। दीपक जी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं आप, इतना बड़ा फैसला है, और अगर उससे जनता का जो एक वो आता है कि भाई जनता कैसे रिसीव कर रही है हमारे फैसले को, तो आपको नहीं लगता कि ये मामला एनपीएस से बहुत कुछ सुधरा नहीं है? कमोबेश जो नाराजगी एनपीएस से थी वही यूपीएस से, फिर आपका ये करने का तात्पर्य क्या रहेगा? विनोद जी, दीपक जी, भाई दीपक जी, भाई चलिए जुड़े तो हमको बताइएगा। विजय बंधु, वही मैं एक सवाल कर रहा हूं, मान लीजिए एक सेकंड के लिए आप अटेवा को किनारे रखिए, मान लीजिए आप ही पॉलिटिकल पार्टी भी चला रहे होते, तो अगर वो कोई भी सरकार का निर्णय जनता की प्रसन्नता का कारण नहीं बने, तो फिर उस निर्णय के बदौलत आप पॉपुलर सपोर्ट तो नहीं जुटा सकते, ना नाराजगी कम कर सकते। जो नाराजगी एनपीएस में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पॉलिटिकल दल के दृष्टिकोण से भी देखें तो आपने अगर कहा इतना बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला, तो उसके पॉलिटिकल गेन आपको होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं तो ये कह रहा हूं, बल्कि नाराजगी और बढ़ गई है। और प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन भी है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हारे, 2005 का जो एक विज्ञापन का मैटर पड़ा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, मुख्य सचिव के यहाँ 1.5 साल से वो फाइल पड़ी हुई थी।
कोई सुनवाई नहीं थी। हमने कई बार प्रयास किया लेकिन नहीं सुन रहे थे। लोकसभा का चुनाव उल्टा आया और उसके बाद उसको बिना किसी के कहे कर दिया गया। पॉलिटिकल चेंजिंग का मतलब, पॉलिटिकल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि हाँ मेरा इससे लॉस हुआ है तो हम इसको मेंटेन करें और करना चाहिए। और आपने जो बात बहुत गंभीरता से कही है कि देर सवेर इनको लौट के ओपीएस पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सिर्फ विजय बंधु का नहीं सवाल है, ये बात देश के 1 करोड़ से ज्यादा जो एनपीएस के अंतर्गत हैं, जो दर्द झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं, उनका है। और लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग है, ये पढ़ लिख करके अपनी समस्याओं को देख रहा है, समझ रहा है कि कहां पर हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है और कहां पर हमारा नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। तो स्वागत करने का कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि ऑप्शन और बड़ा हो गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक मामला गया तो कम से कम प्रधानमंत्री जी की इस बात को समझना चाहिए। मैं आपके सामने बैठा हूं, देश का सबसे बड़ा आंदोलन 1 अक्टूबर की रैली, आपने तो उसके पहले भी एक डिबेट चलाई थी। ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारत नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन 1 अक्टूबर हुआ। हम सब बड़े आशान्वित थे कि प्रधानमंत्री जी लेंगे संज्ञान में, बात को करेंगे। उसमें रणबीर जी साहब का सहयोग था, तमाम सारे लोग था, तो हम लोग आशान्वित थे, लेकिन उस पर नहीं सुना गया।